अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा हम जो है केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसका सबसे पहला टॉपिक है हमारा एटम के बारे में। एटम की बेसिक्स के बारे में स्टडी करने से पहले हम मैटर को स्टडी करेंगे कि बेसिकली मैटर होता क्या है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो एटम होता है वो मैटर से ही मिलके बनता है। तो सबसे पहले एटम को स्टडी करने से पहले हम लोग मैटर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैटर के हवाले से मैं बताती चलूँ कि बहुत सारे साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जो मैटर है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनता है। इंडिविजिबल पार्टिकल यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो कि टूट नहीं सकते, यानी कि ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, ठीक है जी। उसके बाद एटम्स की मैटर की हमारे पास आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक है सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। ये सारी मैटर के हवाले से बेसिक्स हैं जो हम पीछे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में, 10th क्लास में ये सारी बेसिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बेसिक्स मैं इसलिए पहले आपको बता रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए ये बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तभी आपको आगे ये चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा। जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 है वो आपकी पूरी फर्स्ट ईयर की बेस है। अगर आपको इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको जो है इसका बाकी चैप्टर्स पढ़ने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो मैटर होता है हमने पढ़ा कि उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। अब जो सब्सटेंस होता है इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, वाइल मिक्सचर इज अ इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब मिक्सचर के तो नाम से ही जाहिर होता है मिक्सचर यानी कि मिक्स, यानी कि दो चीज़ों के मिलने से बनता है मिक्सचर। मिक्सचर के एग्जाम्पल में आ जाता है योगर्ट, जो दूध और दही के मिलने से बनता है, यानी कि ये इम्प्योर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन जो सब्सटेंस है इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब सब्सटेंस और मिक्सचर की आगे टाइप्स हैं। जो सब्सटेंस है उसके आगे दो टाइप्स हैं विच इज़ एलिमेंट और कंपाउंड। यानी जो एलिमेंट होते हैं दे आर द सेम एटम, यानी कि एलिमेंट सेम एटम से मिलके बनते हैं, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट एटम से मिलके बनते हैं। इसी तरह जो मिक्सचर है उसकी भी दो टाइप है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हम कहते हैं सेम टाइप और हेट्रोजीनियस हम कहते हैं डिफरेंट टाइप को। अब जो एलिमेंट्स आ जाते हैं सब्सटेंस की टाइप में, हमने पढ़ा है कि एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं। अब जो एलिमेंट है उनकी भी आगे दो टाइप है। जो एलिमेंट होते हैं बेसिकली वो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं। अब जो मेटल्स हैं उनमें एटम्स आ जाते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं उनमें मॉलिक्यूल आ जाते हैं। एटम जो होते हैं वो एक सिंगल पार्टिकल होता है, जबकि मॉलिक्यूल जो होता है वो दो एटम्स के मिलने से बनता है, ठीक है जी। और इसी तरह जो कंपाउंड है उसकी भी दो टाइप है, एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। अब जो एटम है इसका जो एटॉमिक मास यूनिट होता है उसको हम ग्राम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, यानी कि एटम के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं हम उसको ग्राम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल के लिए हम यूनिट यूज करते हैं उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है जी। अब जो एटम होता है वो बेसिकली मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट में डिवाइड होता है, यानी कि ये सब डिवाइडेड होता है मॉलिक्यूल में भी और फॉर्मूला यूनिट में भी। ये जो था हमारे पास मैटर के हवाले से जो था इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जो एटम है उसमें हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद एविडेंस ऑफ एटम पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जिसके ज़रिए से हमें एटम का जो है उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन एटम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ आ जाएं। तो एटम का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो तीन साइंटिस्ट के जो है, बल्कि चार साइंटिस्ट के हवाले से यहाँ पर हमें बताया गया है। सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसफर था, उसका ये कॉन्सेप्ट था कि उसने कहा कि मैटर जो है वो एक सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनते हैं, यानी कि उनका ये ख्याल था कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होकर एक बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि फर्दर सब डिवाइडेड नहीं हो सकता। यानी कि जो ग्रीक फिलोसफर थे उनका ये कहना था कि जो मैटर है वो बेसिकली एक सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल है जो कि छोटे छोटे और मजीद पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं और एक ऐसे बेसिक यूनिट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद डेमोक्रिटस जो है, डेमोक्रिटस का ये कहना था कि उसने सबसे पहले वर्ड डिराइव किया एटोमोस, मीनिंग इंडिविजिबल और दैट कैन नॉट बी कट, यानी कि जो एटोमोस है उसका मतलब इंडिविजिबल होता है जो कि कट नहीं हो सकता। अब डेमोक्रिटस ने एटम का नाम डिस्कवर किया। उसके बाद 17th सेंचुरी में पहले मैटर को ही एटम कहते थे, ठीक है जी। मैटर के बाद डेमोक्रिटस ने उसको एटोमोस का नाम दिया।
उसके बाद 17th सेंचुरी में जो क्वांटिटेटिव स्टडी थी कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस की, उसने ये डिस्क्लोज किया कि जो कुछ एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट सब्सटेंस से मिलके बनते हैं, ठीक है जी। और उन्होंने ये भी कहा कि एलिमेंट जो है कंपाउंड्स बनाने के लिए कंबाइन करते हैं, और कंपाउंड जो है वो जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उनमें बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास एक और साइंटिस्ट आ जाता है जी, जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन ने क्या कहा, उसने जो है एटम्स के बारे में जो है पोस्टुलेट हमारे हमें दिए। उनको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। उन पोस्टुलेट के हवाले से बताती चलूं, उसने 5 पोस्टुलेट पेश किए। डाल्टन था, उसने पोस्टुलेट दिए। उन पोस्टुलेट के हवाले से सबसे पहला हमारे पास जो पोस्टुलेट है, उसने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो जिन पार्टिकल से मिलके बनते हैं हम उनको एटम कहते हैं। यानी कि एलिमेंट्स जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं उन पार्टिकल्स को हम एटम्स का नाम देते हैं। और जितने भी एटम्स होते हैं एलिमेंट के, वो आइडेंटिकल होते हैं। यानी कि उनका ये ख्याल था कि एलिमेंट के अंदर जितने एटम होते हैं वो सारे मिलते जुलते होते हैं। यानी कि जिस तरह एक एलिमेंट है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलकर एक एलिमेंट बनता है, लेकिन डाल्टन ने ये कहा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें सारे एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि मिलते जुलते होते हैं। उसके बाद उसने कहा कि जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के, वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं। यानी कि हर एलिमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक एलिमेंट में एक तरह के एटम्स है तो दूसरे एलिमेंट में भी उसी तरह के एटम्स मौजूद होंगे। उसके बाद उसने कहा कि जो एटम्स ऑफ एलिमेंट होते हैं वो कंबाइन करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ और कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि उसके ख्याल में कंपाउंड कैसे बनता था कि जो एलिमेंट है, एक एटम के जो एलिमेंट होते हैं वो दूसरे एलिमेंट के साथ जो है कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद उसका जो लास्ट पोस्टुलेट था वो ये था कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड बट चेंज देयर ग्रुपिंग। यानी कि उनका ख्याल था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम्स होते हैं ना तो वो बनते हैं और ना डिस्ट्रॉय होते हैं, बस वो अपनी ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एटम की हिस्ट्री थी। अब हिस्ट्री के बाद हम लोग आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, जो कि इसकी मेजर पॉइंट है इस टॉपिक का। सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन के हवाले से। अब इसकी डेफिनेशन के हवाले से देखें तो हमारी बुक में जो डेफिनेशन दी गई है उसमें हमें ये बताया गया है कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, which can take part in a chemical reaction or which can exist independently, which may or may not exist independently। यानी कि ये एटम जो होता है वो बाउंड नहीं होता कि उसने इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना है या नहीं करना। ये उसके जो है नेचर पे डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट की है नेचर क्या है। यानी कि एलिमेंट की जो नेचर होगी उसके हवाले से हमें पता चलेगा कि एलिमेंट जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। एलिमेंट एटम की एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है जी। उसके बाद इधर हमें बताया गया है कि जो एटम्स होते हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि इनको इनकी एग्जिस्टेंस के लिए किसी और एटम के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास उन्होंने कहा कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, अब एटम जो है हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उनको हम एटम कहते हैं। अब एटम फर्दर जो है वो 100 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रियॉन और एंटी न्यूट्रिनो। यानी कि एटम जो है वो मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इसमें मजीद 100 से भी ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि ये पार्टिकल्स एटम में हमेशा मौजूद होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ये एटम की एक पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये लाजमी एटम में मौजूद होंगे। उसके बाद एक स्वेडिश केमिस्ट थे जे डॉट बेrzelius। उन्होंने ये कहा था कि एटॉमिक masses ऑफ एलिमेंट विच आर वेरी क्लोज टू मॉडर्न वैल्यूज ऑफ द एटॉमिक masses। ही आल्सो डिवेल्प द सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट अ सिंबल। यानी कि उन्होंने एलिमेंट को एक सिंबल देने का सिस्टम डिवेल्प किया था। ठीक है जी। यहाँ पर ये हमारे पास था एटम की डेफिनेशन के हवाले से। अब हमारे पास आ जाता है एटम का एविडेंस, यानी कि एटम का सबूत कैसे दिया गया कि एटम होते हैं।
या अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो है आम आँख से एटम को देख सकें, यानी कि नियरेस्ट पॉसिबल जो है वो ये कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यूज़ करें। अब इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हवाले से मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निस्बत ज़्यादा होती है। अब जो एटम है कि वो बहुत ही छोटा होता है, यानी कि इतना छोटा होता है कि हम उसको आम आँख से नहीं देख सकते। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके ज़रिए से कैसे देखा गया कि साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जब देखा तो उनको एक वेवलेंथ नज़र आई, यानी कि जिसको उन्होंने लेयर ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट का नाम दिया। इस तरह से उनको एक लेयर नज़र आई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने एटम के साइज़ के हवाले से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि एटम उनके अंदाजे के मुताबिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से किस साइज़ का हो सकता है। उसके बाद जो 20th सेंचुरी में एक्सरे वर्क ने एटम का जो डायामीटर है वो शो किया। उन्होंने कहा कि एटम का जो डायामीटर होता है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी कि 0.2 नैनोमीटर और 2a, यानी कि जो एटम का डायामीटर होता है वो इतना होता है, यानी कि मैसेज ऑफ एटम रेंज फ्रॉम 10⁻27 टू 10⁻25 kg, यानी कि एटम का जो मैस होता है वो 10⁻27 से 10⁻25 तक जो है वो वेरी करता है। दे आर often expressed in an atomic mass unit, whereas atomic mass unit is equal to 1.661 multiplied by 10⁻27 kg। यानी कि 20th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटम का डायमीटर फाइंड किया, उसके मैस की रेंजेस फाइंड की और इसके अलावा उसका एटॉमिक मैस यूनिट फाइंड किया। और जो एटॉमिक मैस यूनिट होता है वो 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 kg के इक्वल होता है। ठीक है जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के एमसीक्यूज के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है। बेसिकली ये ज़्यादातर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एटम का डायमीटर क्या है, उसके मैस की रेंजेस क्या है और इसका एटॉमिक मैस यूनिट किस में एक्सप्रेस किया जाता है। ये था एटम के हवाले से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका इंट्रोडक्शन। शुरू में मैंने सारा आपको मैटर के हवाले से बता दिया कि मैटर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती है। उसके बाद हमने एटम को, उसके कॉन्सेप्ट्स को बारी बारी डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।